हेलो हेलो। हेलो साथियों, कैसे आप सभी? आप सभी का अपने परिवार एग्जाम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका आईएएस कोड, आपको पता होगा कि एक पार्ट आपका फर्स्ट पहले आ चुका है जो अवनीश सर आपके साथ लेकर के आए थे। ठीक है, आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपका पार्ट नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है, 2019 एंड 20 में जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी डिफरेंट एग्जाम्स के आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, तो आपको थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपके जो डिफरेंट आपके चीज़ें हैं आपको अलग अलग से आपको लेकर के आते रहेंगे। ठीक, करंट की चीज़ों में आपको पता होना चाहिए कि भाई करंट में चीज़ें क्या आ रही हैं। ठीक है, चलिएगा। ठीक, तो जो स्टूडेंट बात करते हैं सर टेलीग्राम ग्रुप पे, कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एवर एग्जाम टेक हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है जो डेली क्लास की आपकी हुआ करती है, तो उसे आपको एवर एग्जाम टेक से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जो मैं आपके ऐप की बात करता हूँ वो आपका है एवर एग्जाम ऐप। ठीक है, एवर एग्जाम ऐप, ये से आपको डाउनलोड कर लेना है, ये आपका अपना ऐप है। ठीक, उसके बाद जो आपका एसएससी जेईई मेंस का आपका जो बैच चल रहा है जो कि आपका 13 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो आपका टेस्ट सीरीज रहने वाला है वो आपका फ्री रहने वाला है, जिसमें आपके टोटल 8 टेस्ट आपके रहने वाले हैं। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे आपको बात कर लेनी है। ठीक है, चलिएगा, और ऐप आपको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ये आपका फाउंडेशन बैच है जिसमें आपके 400 प्लस आवर्स आपका केवल थ्योरी पोर्शन रहेगा। उसके ऊपर एडिशनल में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है ये आपका थ्योरी से अलग है। बात समझ में कि नहीं है? यहाँ पर जो थ्योरी है वो केवल आपकी 400 आवर्स की है। उसके ऊपर आपके 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी पूरे कंप्लीट ईयर में होगी वो यहाँ पर आपके लिए फ्री रहने वाली है। ठीक है, ये आपका अलग से एडिशनल है। देन यहाँ पर आपको ये है आपका राजस्थान जेईई का। ठीक है, तो राजस्थान जेईई में आपका यहाँ पर क्या है कि चीज़ें, तो राजस्थान जेईई में ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है जो कि आपका 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 20 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है। और ये आपका जो थ्योरी वाली क्लासेज आपकी रिकॉर्डेड रहने वाली हैं। ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा क्या आपका आंसर क्या रहने वाला है। खैर यहाँ पर ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, तो चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ये डीएमआरसी जो असिस्टेंट मैनेजर वाला एग्जाम हुआ था उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था। आसान सा क्वेश्चन है, पूछा गया व्हाट इज द स्पैन बाय डेप्थ रेशो। मतलब यहाँ पर जो आपकी बात चल रही है ये आपकी सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात चल रही है। ठीक है, सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपको पता है डिफ्लेक्शन जो आपका रहने वाला वो एक सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, 456/2000 फॉर द बीम डेट इज कॉन्टिन्यूअस एंड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, एंड स्पैन अप टू 10 मीटर। तो आपको पता है कि कैंटिलीवर, अगर मैं बात करता हूं कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कॉन्टिन्यूअस बीम, इन कंडीशन में जो आपका स्पैन बाय डेप्थ का आपका रेशो हुआ करता है, स्पैन बाय डेप्थ वो कितना रहने वाला है 7, 20, 26। ठीक है, यहाँ पर आ जाया करेगा टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। तो ये आपका डीएमआरसी एएम 2020 में क्वेश्चन आया है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका एएम में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है डीएमआरसी। ठीक है, एज पर आई 2000 द नॉमिनल कवर फॉर द एक्सपोजर कंडीशन क्या था, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सपोजर कंडीशन हो जाया करेगा, एक्सपोजर कंडीशन, एंड सेकंड थिंग विल बी क्या, दैट इज नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर in mm. First thing will be mild, moderate, severe, very severe and extreme condition. ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू बताइएगा एज पर आई 2000 क्या क्या वैल्यूज रहने वाला है। तो आपको पता है डेट इज 20,
30, 45, 50, 75। अच्छा, अगर आपसे ये पूछता है कि भैया यहाँ पर आपको कितना एडिशनल कवर चाहिए होगा इन केस ऑफ सीवियर कंडीशन, पहले तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा 45 mm। ठीक है, सीवियर कंडीशन में आपको कितना चाहिए 45 mm। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि भाई कितना एडिशनल कवर चाहिए होगा फॉर सीवियर कंडीशन, तो एडिशनल के लिए आपको क्या काम करना पड़ता, 20 के रिस्पेक्ट में आपको सोचना पड़ता, मतलब 20 रेफरेंस होता भाई। ये आपका नॉर्मल कंडीशन के लिए, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए, सीवियर की बात चल रही है। तो अगर एडिशनल कवर की बात करता, ठीक है, एडिशनल कवर कि भाई कितना एडिशनल चाहिए, तो किसके रिस्पेक्ट में आपको सोचना है, आपको माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के बारे में के रिस्पेक्ट में सोचना है। ठीक है, एडिशनल जो आपका कवर हो जाएगा डेट्स विल बी 45 माइनस 20, डेट्स विल बी 25 mm, डेट्स विल बी 25 mm। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये हो गया आपका एडिशनल कवर जो आपको प्रोवाइड कर देना है। ठीक, अब ये आपका SSCG 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपका M5, M7.5, M10, ठीक है, M15, M20। ठीक, अब यहाँ पर जो आपकी नॉमिनल मिक्स आपका रहने वाला है वो आपका क्या होगा, अगर मैं उसके बारे में बात आपसे करता हूँ तो ये हो जाया करेगा 1:3:6, 1:4:8, 1:5:10। ठीक, एंड ये आपका 1:2:4, 1:1.5:3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर M20 के ऊपर बात चल रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाया करेगा ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब आपको यहाँ पर आंसर कमेंट क्या करना है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे और कमेंट करके बताना है। वो मेरा ये है कि जैसे मैं आपसे बात करूँ कि भाई फाउंडेशन के लिए आप कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेरा M15 आंसर रहने वाला है। M15 अगर मैं फाउंडेशन के लिए बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका यूज़ कर लिया करूँगा। तो उसी तरीके से आपको अलग अलग कंडीशन में आपको बताना है कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट किस कंडीशन के लिए यूज़ होगा। बात ही मैंने क्या क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मैं बात करूँ कि भाई फाउंडेशन के मुझे आपका कंक्रीटिंग करना है, कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट में यूज़ करूँगा, तो मैंने ये बोल दिया कि भाई M15 में यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जो अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होंगे, ये मेरा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क मान सकते हैं। ठीक है, आपको घर से बताना है, वैसे तो आप घर पर ही हैं। चलिएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। क्या यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन पढ़ करके मुझे बताइएगा। एज पर IS 452,000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट सिग्मा CBC आपको दे दिया गया है। तो सिग्मा CBC आपको कितना दे दिया गया है, CBC 8.5 MPa। आपको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, आपको यहाँ पर चाहिए होगा मॉड्यूलर रेशियो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। अच्छा, उसके रिस्पेक्ट में आपकी बात यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, तो M इक्वल्स टू मॉड्यूलर रेशियो विल बी इक्वल्स टू 2/3 सिग्मा CBC। CBC का मतलब क्या है, कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब आपका हुआ करता है कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, इन बेंडिंग कंप्रेशन, ये आपका मतलब होता है सिग्मा CBC का। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपका लिख दिया करूँगा डेट इज 2/8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 8.5। तो ये आपका क्या आंसर रहने वाला है, आप मुझे यहाँ पर एक बार बता देंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे? तो ये 8 24 24 25 26 26.5, तो ये आपका आंसर हो जाया करेगा 10.98। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर
करेक्ट हो जाया करेगा। आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ते हैं। आरआरबी के एग्जाम्स हुए थे, आपको याद होगा, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन भी कुछ आए हुए थे, आपके देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन आते हैं वैसे तो, नहीं। For limited state of collapse, the partial safety factor recommended by IS 452,000 for estimating the design strength of concrete and reinforced steel। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया आपको जो आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो आपको स्टील में कम रखेंगे, कंक्रीट में ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी कंट्रोलिंग होती है वो आपकी स्टील में ज़्यादा अच्छी होती है क्या, कंपेयर टू द कंक्रीट। ठीक है, इसीलिए जब मैं कंक्रीट की बात करूंगा IS 452,000 के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना रहने वाला है, 1.5 रहने वाला है। बट इन केस ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील दैट विल बी 1.15। ये आपकी हो गई IS 452,000 के हिसाब से। किसके हिसाब से हो गई? 456/2000 के हिसाब से। अच्छा, अगर मैं WSM के हिसाब से बात करता हूँ, WSM के केस में अगर मैं बात करता हूँ, तो मतलब ये आपकी वाली बात हो गई, ये हो गई आपकी LSM में। ठीक है, अगर मैं WSM में बात करता हूँ तो WSM में आपकी क्या बात हो जाया करेगी, ये वैल्यूज आपको हो जाया करेगा, ये आपका 3 एंड दैट विल बी 1.8, 3 एंड 1.8, तो ये वैल्यूज आपकी हो जाएंगी नहीं किसमें, दैट इज WSM में, दैट इज WSM में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, IS 453/2000 की बात कर रहा था, तो 1.5 एंड 1.5 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके लिए आंसर करेक्ट हो जाया करेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्या यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है, द मिनिमम, ठीक है, ग्रेड फॉर PCC, ठीक है, द मिनिमम ग्रेड फॉर PCC एंड RCC स्ट्रक्चर्स एज पर IS 456, ठीक है, एज पर IS 452,000 इज। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ PCC में आपको पता है जो मैं आपका मिनिमम ग्रेड कितना रहने वाला है। ठीक है, PCC केस में आपको कितना रहने वाला है, M15 रहने वाला है, एंड RCC में कितना रहने वाला है, M20 रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाया करेगा। उसी तरह से अगर मैं लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाया करेगा, वहाँ पर आपका M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे आपको काम करना पड़ेगा। एंड लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर में जो आपका इनर सरफेस है वहाँ पर कोई भी क्रैक डेवलप नहीं होना चाहिए। आउटर पर कितना है, ठीक है, आउटर जो आपका आउटर सरफेस होगा वहाँ पर आपका 0.1 mm से ज़्यादा का क्रैक विड्थ एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं। अब यही पूछ लिया है, बात समझ आ रही नहीं आ रही है। नॉमिनल मिक्स पे आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, तो M10 मैंने आपको अभी पीछे बताया था क्या, कितना 1:3:6। ए आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो कितना आसान से क्वेश्चन, सिविल ESIC में आपका पूछ लिया गया, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर रेनफोर्स कंक्रीट वर्क कितना है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका क्या रहने वाला है, राइट द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क। तो डी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आपका कहाँ पर पूछ लिया गया है, BSPHCL JEE में पूछ लिया गया है, एंड URV, ठीक है, UPRVNL में आपका पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात चल रही है द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर, जिसे आपका FCR से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपका FC के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ रप्चर के बारे में बात करता हूँ, जब आपका बीम के बॉटम में जब पहला क्रैक डेवलप होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या रहने वाला है, मॉडुलस ऑफ रप्चर के बारे में बाद में क्या करूँगा। तो FCR को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, FCR will be 0.7 √FCK, where FCK will be the characteristic strength of concrete at 28 days and value will be taken in Newton per mm square, value will be taken in Newton per mm square। तो यहाँ पर आपका 0.7 √FCK, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर if FCK is the characteristic क्यूब compressive strength of concrete in Newton per mm square,
देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर IS 4/2000, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, ठीक है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में ये 5000 होगा, 80 कम है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करता हूँ, AC इक्वल्स टू 5000 √FC के, ठीक है, 5000 √FC के। अब अगर मैं लॉन्ग टर्म में, आपको पता है क्रीप और सिंकेज का इफेक्ट भी आने वाला है, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के केस में आपका क्रीप और सिंकेज का इफेक्ट आपका आ जाया करेगा। तो वहां पर आपका ECE जो हो जाया करेगा, ECE अपॉन 1 प्लस के थीटा हो जाया करेगा, वेयर ECE विल बी इक्वल्स टू 5000 √FC के अपॉन 1 प्लस का थीटा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, डेट इज एज ऑफ लोडिंग एंड क्रीप कोफिशिएंट थीटा, एज ऑफ लोडिंग एंड क्रीप कोफिशिएंट, ये आपका हो जाया करेगा क्रीप कोफिशिएंट थीटा, ठीक है। डेट्स विल बी 7 days, 28 days एंड 1 year, 7 days, 28 days एंड 1 year। तो यहां पर जो 7 days होगा, ठीक है, कितना होगा 2.2, 1.6, 1.1, ये आपको हो जाया करेगा। अगर इनके बीच में आपका वैल्यू आता होगा, आपको लीनियर इंटरपोलेशन कर लेना है, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ आपकी IS 456 2000 के हिसाब से। कभी अगर आपसे बात कर ले कि भाई आपका IS 456 1984 के हिसाब से बात कर लो, तो उस कंडीशन में EC आपका हो जाया करेगा 5700 √FC के। बात से में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये बातें आपको ध्यान रख लेनी है। ये आपकी 4/2000 के हिसाब से बातें हैं, और ये किसके हिसाब से बातें हैं? ये आपकी इस कोड के हिसाब से बातें हैं। लेकिन अब आपको किसके बारे में सोचना है? आपको इसके हिसाब से सोच लेना है। ए आंसर आपका, यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाया करेगा। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका DFCCIL में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या मैं बात कर रहा था अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बारे में, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो शॉर्ट टर्म आपसे पूछा गया है, कितना आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ये 5000 होगा, तो ये 5700 √FC के नहीं रहने वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बात चल रही है वो बात चल रही है एज पर IS 456 2000 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। जैसे यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन गिवन है भाई, 5000 √FC के आपको दे दिया है, 5700 √FC के आपको दे दिया गया है। तो क्या मैंने यहाँ आपको पहले की सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि भाई आपको ये IS 456 1984 के हिसाब से ये आपको है, एंड IS 456 2000 के हिसाब से आपका ये चीजें हैं, ठीक है। 2000 के हिसाब से आपकी ये चीजें हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, शॉर्ट टर्म में क्या काम करना है, लॉन्ग टर्म में क्या काम करना है, इस पे आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। जैसे आपको बोल देगा कि भाई आपको लॉन्ग टर्म में आपको निकालना है एट 28 डेज, तो 28 डेज में थीटा का वैल्यू आपका 1.6 हो गया। यहाँ पर आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको दे देगा, सीधा वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? अगर शॉर्ट टर्म देगा तो सिंपल आपको निकाल देना है, ठीक है। ये बातें छोटी छोटी सी हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में। और जो ये आपका मैं बात करता हूँ मॉडुलस इलास्टिसिटी का, इसका जो वेरिएशन रहने वाला है वो आपका ±20% हुआ करेगा, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, ये आपका D++ भी यही में आपको क्वेश्चन आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू IS 4/2000 कोलम और स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर। आपको पता है कि जो आपका स्ट्रट है वो कैसा मेंबर है? आपका कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेसिव लोड आपका बियर करता है, ठीक है। अब कब बोलोगे, ठीक है, यहाँ पर आपका कॉलम के बारे में बात चल रही है, जब आपका, ठीक है, जो आपकी जो आपका यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ आपका रहने वाला है, अगर इफेक्टिव लेंथ आपके सेक्शन का, ठीक है, अगर आपका इफेक्टिव लेंथ आपके मेंबर का 3 टाइम्स इट लीड्स लिटरल डायमेंशन से ज्यादा एक्सीड कर जाया करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं आपके सेक्शन को बोल दिया करूंगा ये आपका कॉलम है। बात में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉलम आप कब बोला करेंगे, ठीक है, तो कॉलम आप कब बोल दिया करेंगे, डेट इज 3 टाइम्स इट लीड्स लिटरल डायमेंशन। ए आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिविल ESIC में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार जरा। आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ज़रा, उसके बाद हम करते हैं फिर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ए बीम ऑफ 250 mm विड्थ इज रेनफोर्स्ड विद Fe415, ठीक है। तो यहाँ पर एक बीम आपका है जिसका जो विड्थ है वो आपका है 250 mm। अब जो ग्रेड है, ग्रेड एक तो आपका M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको दे दिया गया है, और जो स्टील का ग्रेड है वो आपका है Fe415, ठीक है। उसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट इतना है, ग्रेड ऑफ स्टील इतना है। द अल्टीमेट मूवमेंट एक्टिंग एट द सेक्शन इज 138, ठीक है। तो जो आपका MU है वो कितना है आपका 138 किलो न्यूटन मीटर। व्हाट विल बी द मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ, तो यहाँ पर आपको डी कैलकुलेट कर लेना है। इफेक्टिव डेप्थ को आप पता है, आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगी, सच डेट इट इज सेफ इन लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर। मतलब सिंपल सी कहानी है, आपसे ये बोल दिया है कि लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर को ध्यान में रखते हुए, मतलब फ्लेक्सर के ऊपर बात चल रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो फ्लेक्सर की हेल्प से आपको डेप्थ का कैलकुलेशन बना देना है। अब फ्लेक्सर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इस कंडीशन में, ठीक है, क्या बात हो जाया करेगी, यहां पर मैं ये मान के काम करूंगा कि भाई यहाँ पर जो MU है वो आपका MU लिमिटिंग के बराबर है, ठीक है। MU आपका MU लिमिटिंग के बराबर है, तो MU बराबर MU लिमिटिंग, तो ये 0.138 FC के BD स्क्वायर आपका हो जाया करेगा। ये आपका फ्लेक्सर कंडीशन में आपका रहने वाला है, बात समझ में कि नहीं आ रही है, ये आपका फ्लेक्सर कंडीशन में आपका हो जाया करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या काम कर सकता हूँ कि MU और MU लिमिटिंग, मतलब ये आपका 138 आपको गिवन है, तो 138 × 10⁻6 ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये 0.138 FC का वैल्यू कितना है, FC के विल बी M25 एंड Fe415, तो ये 25 × 250 × D स्क्वायर। यहाँ से आपका ये जो D है, D विल बी द इफेक्टिव डेप्थ, D विल बी द इफेक्टिव डेप्थ। तो जो इफेक्टिव डेप्थ हुआ करेगा, डेप्थ विल बी कितना, 400 mm, 400 mm। तो 400 mm ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाए। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपका सिविल ESIC JEE में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। केवल ये बात ध्यान रखनी, फ्लेक्सर की बात चल रही है, फ्लेक्सर मतलब आपकी बेंडिंग के हिसाब से आपको सोचना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला में आपको कब लगाना है, आपको पता होगा जब भी आपका जो ग्रेड ऑफ, अगर मान लो आपका, ठीक है, जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, अगर आपका Fe415 है, ठीक है, क्या आपका फॉर्मूला हो जाया करेगा, फॉर्मूला आपका हो जाया करेगा MU लिमिटिंग डेट्स विल बी 0.138 FC के BD स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दे तो कैसे करोगे? अगर मान लो आपको Fe250 दे दे, Fe250 दे देता है, या फिर आपको Fe500 दे देता, तो क्या करोगे? तो सिंपल मेरा जो MU लिमिटिंग हो जाया करेगा, डेट्स विल बी इक्वल्स टू 0.149 FC के BD स्क्वायर, ऐसा मैं लिख दिया करूँगा। अगर मुझे Fe500 वैल्यू दे देता है तो मैं क्या काम करूँगा, मैं MU लिमिटिंग आपका लिखा करूँगा, MU लिमिटिंग विल बी 0.133 FC के BD स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड एंड दिस विल बी थर्ड। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, ये तीन फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं जो आपको ना पता हो, ठीक है। फॉर ए RCC बीम इन द लिमिट स्टेट डिजाइन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील एज पर 2000 क्या हो आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं बात करता हूँ ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में, अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, खैर आपको पता होगा, ठीक है। एंड एक्सियल लिमिटिंग बाय डी के वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। अगर मैं Fe250 के बारे में बात कर लेता हूँ, अगर मैं Fe415 के बारे में बात कर लेता हूँ, अगर मैं आपका Fe500 के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 0.53, ये आपका 0.48 एंड दिस विल बी 0.46, ये आपका हो जाया करेगा, ठीक।
किसके बारे में बात चल रही है? Fe415 के बारे में यहाँ पर आपकी बात चल रही है। तो मतलब ये हो गया 0.48। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्या यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है? फॉर डिफॉर्म्ड बार कन्फर्मिंग टू IS 1786। तो ये जो आपको पता है कि भाई IS 1786 किसके लिए आपका रहने वाला है? ये डिफॉर्म्ड बार के लिए रहने वाला है। उसी तरीके से आपका माइल्ड स्टील का आपको याद होगा कि सर माइल्ड स्टील हमारा हुआ करता था कितना? डेट्स विल बी IS 432। IS 432 द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड शैल बी। ठीक है, तो जो आपके डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस रहने वाली है, आपको पता है कि इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार के केस में मैं अपनी डेवलपमेंट लेंथ को आपका 60% इंक्रीज कर दिया करूंगा। ठीक है, फॉर HYSD। ठीक है, HYSD के लिए मैं आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ आपकी रहने वाली है, ठीक है, डेवलपमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को, ठीक है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का आपका वैल्यू रहने वाला है उससे मैं आपका 60% इंक्रीज कर दिया करूंगा। बट इन केस ऑफ कंप्रेशन मैं ये जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला वैल्यू रहने वाला है इसे आपका 25% बढ़ा दिया करूंगा। इसे आपका 60% बढ़ाना है, इसे आपको 25% बढ़ाना है। और आपको पता है कि जो आपका डेवलपमेंट लेंथ हुआ करता है, डेवलपमेंट लेंथ, उसे मैं आपका रिप्रेजेंट क्या करता हूँ LD से। डेट्स विल बी इक्वल टू 0.87 FY5 डिवाइडेड बाय 4 tau BD। ये आपका हो जाया करेगा। डेट्स विल बी 0.87 FY5 डिवाइडेड बाय 4 tau BD। डेट्स विल बी द डेवलपमेंट लेंथ। डेट्स विल बी द डेवलपमेंट लेंथ। तो यहाँ पर इंक्रीज बाय 60%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाया करेगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बताओ जरा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान आसान बातें हैं यार, आसान आसान ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, और भी क्वेश्चन आपके मैं लेकर के आपके लिए आगे आगे आता रहूंगा। केवल आपका रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत आ जाए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एज पर IS 452,000 द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसिल रेनफोर्समेंट, ठीक है, इन ए बीम। तो आपको पता है कि अगर मैं AST मैक्सिमम की बात करता हूं, आइदर इन टेंशन और इन कंप्रेशन, ठीक है, तो कितना हो जाया करेगा? डेट इज 4% ऑफ BD। ये BD का मतलब क्या है? इस BD का मतलब आपका ग्रोस एरिया। बात समझ रही नहीं? ये जो आपका डील आपको लेना है, ये क्या लेना है आपको? ओवरऑल डेप्थ। इसे इफेक्टिव डेप्थ मत ले लेना, स्टार मार्क करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसा वो कि एक सेक्शन है उसमें टेंशन भी और कंप्रेशन भी है, टोटल रेनफोर्समेंट कितना होगा? ठीक है, एक सेक्शन है जिसमें आपका टेंसिल रेनफोर्समेंट भी है, कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट, टोटल रेनफोर्समेंट कितना होगा? तो टोटल रेनफोर्समेंट कैसे लिखेंगे? टोटल रेनफोर्समेंट हम लिख दिया करेंगे सर टेंशन का, ठीक है, कंप्रेशन का मैक्सिमम, दोनों का मैक्सिमम। तो मतलब ये टोटल मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। क्या बात में कितनी है यार? ये 4% किसका? टेंशन का। 4% किसका? कंप्रेशन का। 8% ऑफ BD। ऐसा लिख दिया करूँगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाया करेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे। एज पर IS 452,000 डेवलपमेंट लेंथ LD ऑफ द बार इज गिवन बाय दिस वेयर 5 विल बी द नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार, सिग्मा इज स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसिडर्ड एट डिजाइंड लोड। टो BD आपको दे देगा। टो BD डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो LD विल बी इक्वल टू, मैंने आपको बताया था LD क्या रहने वाला है? LD विल बी 0.87 FY5 डिवाइडेड बाय 4 टो BD। ऐसा लिख लो। अगर स्ट्रेस बार के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो ये देखिए सिग्मा S, ये 0.87 FY से क्या लिखा? सिग्मा S 5/4 टो BD। ऐसा लिख लो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये ऐसा। तो यहाँ पर आपका सिग्मा S इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 टो BD। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा क्या आपका आंसर यहाँ पर रहने वाला है। एज पर IS 4/2018 डिजाइन ऑफ shear reinforcement for single bar and single group of parallel bar all bent at the same cross section। कहाँ पर बैंड की गई है? सेम क्रॉस सेक्शन पर, इस पर ध्यान रखिएगा। सेम क्रॉस सेक्शन पर बैंड की गई है सारी की सारी बार्स, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द shear reinforcement VUS is calculated as वेयर FY आपको दे देगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और बेंट बार, जिसका वैल्यू 415 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ASV आपका shear स्टीरअप का आपका एरिया हो गया। उसके बाद एंगल आपका अल्फा जो आपका इंक्लिनेशन रहने वाला विद हॉरिजॉन्टल, ये बातें आपको दे दी गई हैं। जब एक ही सेक्शन पर सेम सेक्शन पर बार को बेंड किया जाएगा, ठीक है, व्हेन बेंट अप bars bent at same cross section, तो वहां पर आपका VUS क्या हो जाएगा करेगा 0.87 FY ASV sin अल्फा। क्या हो जाएगा करेगा 0.87 FY ASV sin अल्फा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अगर कोई किसी को डाउट है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो 0.87 FY ASV sin अल्फा। अगर कल को मान लो क्या हुआ कि जो बार है वो अलग अलग सेक्शन पर बेंड की जाती हैं, ठीक है, व्हेन बेंट अप बार्स बेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, अगर वो जो आपकी बेंट अप बार्स हैं वो अलग अलग सेक्शन पर बैंड की जाती है। मैंने आपको बात दोनों में अंतर बताया, यहाँ पर सेम सेक्शन में बैंड की गई है, ठीक है। मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर ये आपकी इस तरीके से, यहाँ पर ये दो बार आपकी बैंड यहाँ पर आपकी बैंड की कर दी गई है। बात समझ में नहीं आ रही है? अब यहाँ पे क्या काम किया गया है? यहाँ पे कुछ ऐसा काम किया गया है, बात समझ रही कि नहीं आ रही? कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये अलग अलग सेक्शन में बैंड की जा रही है, ठीक है, तो ये अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेगा 0.87 FY ASV sin अल्फा। तो मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा करेगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो आपसे कैसी कैसी बातें पूछ लेता है। ये तो आपका यूनिट वेट तो आपको देखो याद होना चाहिए, ठीक है, यूनिट वेट आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो मैं बात करूं, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? PCC की बात चल रही है, तो वो कितना रहने वाला? 24 रहने वाला है, ठीक है। RCC की अगर बात करता तो कितना हो जाता? 25 हो जाता। अगर आपसे पूछ लेता है कि भैया आपका सीमेंट कितना होगा, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपका डेंसिटी रहने वाला है, ठीक है, उस पर काम कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछ सकता है आपसे? हाँ, ब्रिक के बारे में पूछ सकता है। ब्रिक के लिए आपका कितना रहने वाला है? ब्रिक के लिए आपका 19.2 रहने वाला है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई यहाँ तक डाउट किसी को? अगर कोई आपको डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का वेट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा क्या यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बात चल रही है एज पर IS 4/2004 सिंपली सपोर्टेड 2-वे स्लैब ऑफ शोल्डर स्पैन इतना अप टू 3 मीटर फॉर शोल्डर स्पैन अप टू 3 मीटर, ठीक है, विद माइल्ड स्टील एनफोर्समेंट द स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो जनरली अज्यूम टू बी। आपको पता है कि जो आपका स्पैन टू द ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर एक तो कंडीशन आपकी बन जाएगी माइल्ड स्टील की, एक आपकी बन जाएगी HYSD की, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो कंडीशन, ये दो कंडीशन माइल्ड स्टील और HYSD का बना, एंड
एक तो आपका सिंपली सपोर्टेड स्लैब के बारे में बात करूंगा, एक मैं बात करूंगा आपके बारे में कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ये 35 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ये 35 ये 40, ये स्पैन बाय डेप्थ का रेशोज है, ठीक है, ये स्पैन बाय डेप्थ का रेशोज है 35 40 एंड ये आपका 28 एंड ये आपका 32, ठीक है। तो स्पैन बाय डेप्थ का आपका रेशो कितना आपने रखना है, वो इतना इतना रखना है इन कंडीशंस में, ठीक है, इन कंडीशंस में आपको इतना इतना रखना है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है माइल्ड स्टील की सिंपली सपोर्टेड के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका लोड रहने वाला है कितना रहने वाला है, अप टू द 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर अप टू द स्पैन ऑफ 3 मीटर। ठीक है। ड्रॉप पैनल इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन, तो आपको पता है कि जो आपका ड्रॉप पैनल हुआ करता है, आपको पता है फ्लैट स्लैब में बेसिकली यूज किया जाता है इस तरीके से। ये क्या काम करता है, ये आपको पंचिंग शीयर को बचाता है क्या, ये आपकी पंचिंग शीयर को बचाता है, ठीक है। ये आपका हुआ करता है ड्रॉप पैनल, इसे बोला जाता है आपका कॉलम कैपिटल, ठीक है। ये आपका हो गया कॉलम और ये आपका हो गया फ्लैट स्लैब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। दैट इज फ्लैट स्लैब, ड्रॉप पैनल, कॉलम कैपिटल एंड कॉलम। तो यहाँ पर आपका ये फ्लैट स्लैब का आपका पार्ट हो जाया करेगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान और बात रखिएगा कि ये जो आपका रहने वाला है, ये ड्रॉप पैनल वाला पोर्शन है, ये इस पोजीशन पर पंचिंग शीयर से बचाता है, ठीक है, टू प्रिवेंट पंचिंग शीयर, टू प्रिवेंट पंचिंग शीयर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाया करेगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। यूपीआरवीएनएल में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, एज पर IS 2000 इन डिजाइन ऑफ फुटिंग द बियरिंग प्रेशर in loaded area shall not exceed the permissible bearing stress in direct compression multiplied by the value equals to, यहाँ पर A1 आपका supporting area for bearing of footing और A2 will be loaded area at column base। मतलब कहने का ये है, सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये आपका ऐसा है, ये कॉलम आपका आ रहा है, अभी एक सर्टेन फुटिंग पर आपका रेस्ट करने वाला है इस तरीके से, इस फुटिंग का जो डेप्थ है वो आपका D है, इस तरीके से इस कॉलम का आपका डिस्पर्जन हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये कॉलम का आपका डिस्पर्जन हो गया। अब यहाँ का जो एरिया है इसे नाम दिया जाता है A1, नहीं A2 सॉरी, इसे नाम दिया जाता है A2। अब ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला, इसे नाम दिया जाता है आपका A1। यहाँ पर ये जो डिस्पर्जन है ये 45 डिग्री एंगल पर है, 45 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बात करना पड़ेगा कि इस पोजीशन पर, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है लाल वाली, इस पोजीशन पर जैसे ही आपका लोड छोटे एरिया से बड़े एरिया पर जाएगा, तो इस पर आपका बियरिंग प्रेशर आपको निकालना, सिग्मा BR का वैल्यू निकालना है, क्या वो सेफ है कि नहीं है। तो इसके लिए सिग्मा BR आपको बियरिंग प्रेशर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सिग्मा BR आपका हो जाया करेगा, सिग्मा BR विल बी इक्वल टू 0.45 FCK, क्या हो गया 0.45 FCK अंडर रूट A1 अपॉन A2, 0.45 FCK अंडर रूट A1 अपॉन A2। यहाँ पर जो FCK रहने वाला है ये किसका डालोगे, ये डालना पड़ेगा आपको कॉलम का। किसका डालना पड़ेगा, ये आपको डालना पड़ेगा कॉलम का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बियरिंग जो आपका यहाँ पर बियरिंग प्रेशर चेक करें, किसके लिए, कॉलम के लिए चेक करें, कॉलम का यहाँ पर ये सिग्मा FCK डालना पड़ेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जैसे मान लो कि ये फुटिंग है, इस फुटिंग का जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो आपका M25 है, कॉलम का ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका M20 है, तो क्या डालोगे, ये कॉलम का डालना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पर आपको M20 डालना पड़ेगा, पहली बात। उसके बाद आपकी बात आती है कि ये जो वैल्यू है अंडर रूट A1 अपॉन A2 का, डेट शैल नॉट बी ग्रेटर देन 2, ये वैल्यू आपका 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं अंडर रूट A1 अपॉन A2 का वैल्यू निकालूं, तो ये जो वैल्यू है ये आपका 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर उससे बड़ा जाता है तो आपको 2 ले लेना है, ठीक है, आपको 2 कंसीडर कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, ठीक है, सिग्मा
ये जो आपका सिग्मा परमिसिबल रहने वाला है वो 0.45 FC के √A1/A2 बट नॉट ग्रेटर देन 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या आंसर? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट यहां तक किसी को? आसान आसान बातें हैं यार। ये आपका क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है? द सिलेंडरनेस रेशियो फॉर शॉर्ट कॉलम इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। आपको पता है शॉर्ट कॉलम के बारे में बात करूंगा तो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय अगर आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो आपका रहने वाला है, ठीक है, अगर वो आपका लेस देन 12 है तो ये कॉलम हो जाया करेगा मेरा शॉर्ट कॉलम। अगर यही वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 12 हो जाता है तो मैं बोल दिया करूंगा उसे आपका क्या, दैट इज लॉन्ग कॉलम, दैट इज लॉन्ग कॉलम। तो यहां पर शॉर्ट कॉलम के बारे में बात चल रही है, शॉर्ट कॉलम के बारे में बात चल रही है, तो ये आपका लेस देन 12 हो जाया करेगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे देखिएगा आगे क्या चीजें रहने वाले हैं। इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड एज पर IS 4/2000 द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe 500 ग्रेड ऑफ स्टील शैल बी कितना रहने वाला? 0.46 रहने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर 0.53, 0.48 एंड 0.46। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे क्या यहां पर आपका आंसर रहने वाला है। नहीं, चलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो जाया करेगा, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये हो जाया करेगा टो BD का वैल्यू, ठीक है। टो BD इन न्यूटन पर mm², न्यूटन पर mm², ठीक है, ठीक। तो यहां पर ये आपका होगा कितना? M15, M20, M25, M30, M35, ठीक। ये 1, ये 1.2, ये 1.4, ये 1.5, ये 1.7 एंड ये और याद रख लो M40 डेट विल बी 1.9। कोई डाउट किसी को? आसान सा क्वेश्चन है। क्या M20 के लिए आपका 1.2 वैल्यू हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे क्या आपका आंसर यहां पर रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा क्या यहां पर आपका आंसर रहने वाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर आपका ये क्या रहने वाला है, ये आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ रहने वाला है, ये आपका 1.65 डेल्टा या सिग्मा जो मन करे वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये FM लिखता हूँ FM एंड इसे नाम देता हूँ आपका FCK, तो ये जो FM होगा वो कैसे लिखा करूँगा? FM विल बी FCK प्लस के 1.65 इंटू डेल्टा, ठीक है। डेल्टा विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डेल्टा विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है मीन स्ट्रेंथ का, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से कंपेरिजन करना है तो ये आपका मीन स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला। सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है यार। द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ आपका कितना है? ये आपका D है कितना? डेप्थ विल बी 400 mm एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील 250। तो यहाँ पर एक्चुअल लिमिटिंग आपका हो जाया करेगा डेप्थ विल बी 0.53 इंटू D, 0.53 इंटू D आपका 400, तो ये आपका कितना
5 चौका 20, 200 और 3 चौका 12, 212 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 212 mm ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? आसान सा क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलेगा। ये पीडीएफ मैं आपकी डलवा दूंगा एक बार, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, या ये पीडीएफ मैं आपको डलवा दूंगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं। इसी तरह हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी क्लास अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे की क्लास आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। इसी तरीके से हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय।